कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, उसे आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सबने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। हर दिन की तरह आज भी हम अपने एपिसोड की शुरुआत कक्षा 11 की पढ़ाई के साथ करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में उसका पहला पाठ रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं जानेंगे, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम भौतिकी का पहला पाठ भौतिक जगत, मात्रक और मापन, जिसे हम फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसको पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11वीं की पढ़ाई के बाद हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति उर्फ मिसाइल मैन, के कुछ और सवाल जवाब देखेंगे। कल हमने कुछ सवाल जवाब देखे थे, आज हम उसी का आगे का भाग देखेंगे कि किस तरह बच्चों ने कुछ और सवाल पूछे हमारे मिसाइल मैन से और क्या खूबसूरती से हमारे मिसाइल मैन ने उन सवालों का जवाब। इसके बाद हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए इसमें रसायन विज्ञान में ठोस अवस्था पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 3। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। सार्थक अंक का गणितीय संचालन, विमीय विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, सार्थक अंक का गणितीय संचालन। सार्थक अंक के गणितीय संचालन को जानने से पहले क्या आप वैज्ञानिक संकेतन के बारे में जानते हैं? जैसा हमने पिछली वीडियो में जाना था, वैज्ञानिक संकेतन एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग 1 और 10 के बीच दशमलव संख्या को 10 से गुणा करने के लिए किया जाता है, जिससे हम कम अंकों से बड़ी संख्या को लिख सकें। वैज्ञानिक संकेतन में सभी संख्याओं को हम घातीय यानी एक्सपोनेंशियल रूप में लिखते हैं, जैसे कि m × 10 की पावर n। इस तरीके से हम वैज्ञानिक संकेतन को दर्शाते हैं। यहाँ पर m एक वास्तविक संख्या है और n एक पूर्णांक। आइए अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन का योग करना और घटाने के बारे में। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या ली जो है 6.26 × 10 की पावर -2। यह संख्या 0.0626 का वैज्ञानिक संकेतन है। और हमने एक और संख्या ली जो है 3.24 × 10 की पावर -3। यह संख्या 0.00324 का वैज्ञानिक संकेतन है। जब हमने इन दोनों संख्या को जोड़ा तो आंसर आया 6.58 × 10 की पावर -2। यह वैज्ञानिक संकेतन है 0.0658 का। उसी तरीके से जब
हमने सेम नंबर को घटाया तो आंसर आया 5.93 इंटू 10 की पावर -2। यह संख्या 0.0593 का वैज्ञानिक संकेतन है। आइए अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग करना। हमने एक संख्या ली जो है 3.45 इंटू 10 की पावर -3। जब इस संख्या को हमने दूसरी संख्या से गुणा किया जो है 6.28 इंटू 10 की पावर -4। इनको गुणा कैसे करेंगे? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी 3.45 को पहले 6.28 से गुणा करेंगे और घातकों के नियमों के अनुसार या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी, यानी 10 की पावर -3 -4। तो आंसर आएगा 21.66 इंटू 10 की पावर -7, जिसे हम 2.16 इंटू 10 की पावर -6 भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने वैज्ञानिक संकेतनों का गुणा करना सीखा। अगर हमने सेम नंबर का भाग किया, यानी 3.45 इंटू 10 की पावर -3 को 6.28 इंटू 10 की पावर -4 से भाग करेंगे। पहले दोनों संख्या भाग होंगी, यानी 3.45 को 6.28 से भाग करेंगे और एक्सपोनेंट के नियम के अनुसार इनकी पावर्स माइनस होंगी, यानी 10 की पावर -3 + 4। तो आंसर आएगा 0.549 इंटू 10 की पावर +1, जिसे हम 5.49 भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने वैज्ञानिक संकेतनों का भाग करना सीखा। आइए अब बात करते हैं सार्थक अंक के बारे में। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो उसे शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग होता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। आइए अब बात करते हैं सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना के बारे में। हमने एक संख्या ली जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी 21.11। दूसरी संख्या ली जो है 19.0। तीसरी संख्या ली जो है 1.023। यदि हमें इन तीनों संख्या को जोड़ना हो तो आंसर आएगा 41.133। अब हम अगर सार्थक अंक के नियमों को देखें तो दशमलव के बाद सबसे कम संख्या यानी 19.0 की है। 19.0 में एक ही सार्थक अंक है दशमलव के बाद, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही संख्या को लेंगे, यानी 41.133 को हम 41.1 ही लेंगे, यानी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लिया जाएगा। इस तरीके से हम सार्थक अंकों को जोड़ते हैं। यदि हमने एक संख्या ली जो है 21.11, 19.0, 1.023, यदि हम तीनों संख्या को घटाएं तो आंसर आएगा 1.087।
सार्थक अंक के नियमों के अनुसार, क्योंकि 19.0 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लेंगे, यानी 1.087 को हम लिखेंगे 1.0, यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या ली जाएगी और इस केस में हमने 0 लिया है। इस तरीके से हमने सार्थक अंक को घटाना सीखा। आइए अब सार्थक अंकों को गुणा करना और भाग करना सीखें। हमने एक संख्या ली जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4.98 को हमने 3.8 से गुणा किया तो आंसर आया 18.924। क्योंकि सार्थक अंकों के नियमों के अनुसार 3.8 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 18.924 को हम लिखेंगे 18.9। दशमलव के बाद हमने एक ही संख्या ली जो यहाँ पर है 9। इस तरीके से हमने सार्थक अंकों को गुणा करना सीखा। अब हम सीखते हैं सार्थक अंकों का भाग करना। हमने 4.98 को 3.8 से भाग किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आंसर आया 1.310। सार्थक अंकों के नियमों के अनुसार 3.8 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लेंगे, यानी 1.310 को हम 1.3 लिखेंगे। यहाँ दशमलव के बाद हमने एक ही सार्थक अंक को लिया जो है 3। इस तरीके से हमने सार्थक अंकों को गुणा और भाग करना सीखा। सार्थक अंकों के गणितीय संचालन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संख्याओं का सन्निकटन करना, यानी राउंडिंग ऑफ। आइए इसको जानें। संख्याओं का सन्निकटन वह विधि है जिससे किसी संख्या को सरल बनाया जाता है, लेकिन उसके मूल्य को उसके मूल संख्या के पास ही रखा जाता है। संख्याओं के सन्निकटन करने के कुछ नियम हैं। आइए एक एक करके इन नियमों को पढ़ें। पहला नियम यह कहता है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो 5 से अधिक हो, तो उससे पहले आने वाला अंक का मान 1 से अधिक कर दिया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 2.987 एक संख्या है। इसमें हमें 7 को हटाना है और 7 5 से अधिक है, तो यह संख्या सन्निकटन या राउंड ऑफ होकर 2.99 बन जाएगी, यानी 8 को हमने 1 से बढ़ा दिया। दूसरा नियम यह कहता है कि यदि सबसे दाईं ओर का हटाए जाने वाला अंक 5 से कम हो, तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 4.984 एक संख्या है। इसमें 4 को हमें हटाना है। क्योंकि 4 5 से छोटा है, तो यह संख्या सन्निकटन होकर 4.99 नहीं बनेगी। तीसरा नियम यह कहता है कि सबसे दाईं ओर हटाए जाने वाला अंक 5 ही हो और 5 से पहले वाली संख्या अगर सम संख्या यानी इवन नंबर हो, तो उस स्थिति में वह संख्या बदली नहीं जाएगी, परंतु अगर
5 से पहले वाली संख्या एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो तो वह संख्या 1 से बढ़ा दिया जाएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण को देखते हैं। 6.55 एक संख्या है। इसमें 5 से पहले वाली संख्या एक विषम संख्या है, तो 6.55 सन्निकटन या राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 6.6। लेकिन अगर हमने दूसरी संख्या ली जो है 7.25, इसमें 5 से पहले वाली संख्या एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो यह संख्या सन्निकटन होकर बन जाएगी 7.2। आइए अब अपने आखिरी विषय पे चले, जो है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण एक सांकल्पिक औजार है जिसका बहुत जगह पर उपयोग होता है। यह वहां उपयोगी होता है जहां एक तरह की भौतिक राशियां किसी घटना के परिणाम के लिए जिम्मेदार हो। इस विधि को हम गुणक लेबल विधि यानी फैक्टर लेबल मेथड या इकाई गुणक विधि या यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। इस विधि को अच्छे से समझने के लिए आइए स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न को सुलझाते हैं। क्या आप बता सकते हैं 5 दिन में कितने सेकंड होते हैं? जैसा हम जानते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटों में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5 दिनों में सेकंड्स को निकालने के लिए हम विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको सुलझाने के बाद आंसर आया 4,32,000 सेकंड, यानी 5 दिनों में 4,32,000 सेकंड होते हैं। इस तरीके से हम विमीय विश्लेषण का उपयोग करके कई प्रश्नों को सुलझाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने सार्थक अंक का गणितीय संचालन के बारे में जाना। हमने विमीय विश्लेषण के बारे में भी जाना। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगली वीडियो में हम रासायनिक संयोजन के नियमों को जानेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन तथा फिर हम पढ़ेंगे सार्थक अंक। तो शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं निरपेक्ष त्रुटि पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। यह एक भौतिक मात्रा का माप है जो व्यष्टिगत मतलब मेजर्ड और वास्तविक मतलब रियल के अलग अलग मान के बीच अंतर का परिमाण है। यदि किसी भौतिक राशि को n बार मापा जाए
और यदि उसके मान a1, a2, a3 एंड सो ऑन हैं, तो उस राशि का अंकगणितीय औसत होता है am बराबर 1/n सबमिशन ऑफ ai, जिसकी लिमिट होती है 1 से लेकर n तक। यहाँ पर am है औसत मान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और निरपेक्ष त्रुटि को देखते हैं। हमारे प्रथम मापन में निरपेक्ष त्रुटि इस प्रकार होगी, जिसे हमने लिखा है डेल्टा a1 बराबर am माइनस a1, जहां पर am औसत मान है। इसी प्रकार द्वितीय मापन में त्रुटि होगी डेल्टा a2 बराबर am माइनस a2, और इसी तरह तृतीय मान में त्रुटि होगी डेल्टा a3 बराबर am माइनस a3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रुटियों का संयोजन पढ़ते हैं। इसमें हम 5 प्रकार से त्रुटि पढ़ेंगे, जिसमें पहला है संकलन की त्रुटि, दूसरा है व्यवकलन की त्रुटि, तीसरा है गुणनफल की त्रुटि, चौथा है भागफल की त्रुटि, तथा 5वें नंबर पर है मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। चलिए आगे चलते हैं और संकलन की त्रुटि से शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक चर राशि डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं x, और यदि x बराबर a प्लस b है, जहां a और b दो अन्य चर राशि हैं, और कुछ अन्य चर राशियां इस प्रकार हैं, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो इसके लिए x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यवकलन की त्रुटि को समझते हैं। इसे समझने के लिए भी हम फिर से एक चर राशि को डिफाइन करते हैं, जो हम लिखते हैं x बराबर a माइनस b, और यहाँ पर हम कुछ और चर राशियां डिफाइन करते हैं, जो है डेल्टा a बराबर a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b बराबर b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x बराबर x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो यहाँ पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुणनफल की त्रुटि पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम चर राशि डिफाइन करते हैं, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, जहां x बराबर a गुणा b है, और कुछ और राशियां इस प्रकार हैं, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो यहाँ पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस x इंटू डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b। और इसी तरह हम आगे चलते हैं और भागफल की त्रुटि पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम एक चर राशि डिफाइन करते हैं,
जिसको हम इस तरह लिखते हैं, जहां x बराबर है a बटे b के। और कुछ अन्य चर राशियां इस प्रकार हैं, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस x गुणा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। चलिए अब आगे देखते हैं मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। इसके लिए हमने एक चर राशि डिफाइन की है x बराबर a स्क्वायर, जिसको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं a गुणा a। और यहां पर डेल्टा a होगा a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x होगा x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। और यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान होगा डेल्टा x बराबर प्लस माइनस 2x गुणा डेल्टा a बटे a। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सार्थक अंक पर नजर डालते हैं। सार्थक अंक को इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लिखित मापित मान के कुल विश्वसनीय तथा अविश्वसनीय अंकों के योग को सार्थक अंक कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण हमने लिया है समय का, जिसे लिखा गया है t बराबर 256.47 सेकेंड। अब यहां पर संख्या 2, 5, 6 तथा 4 विश्वसनीय अंक हैं, तथा संख्या 7 अविश्वसनीय अंक है। और इसीलिए यहां पर कुल विश्वसनीय अंक हो गए 2, 5, 6, 4, मतलब कुल 4 अंक, तथा अविश्वसनीय अंक हो गया 7, यानी कुल 1 अंक। तो यहां पर कुल सार्थक अंक हो जाएंगे 4 + 1 मतलब 5 अंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम पर नजर डालते हैं, जो कि इस प्रकार है। नियम 1, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। शून्येतर का अर्थ है नॉन जीरो। चलिए इसे उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में x का मान है 359, जिसमें कुल सार्थक अंक होंगे 3, क्योंकि इसमें सभी अंक शून्येतर हैं। चलिए आगे चलते हैं और नियम 2 पर ध्यान देते हैं, जिसके अनुसार यदि किसी संख्या में दशमलव है तो दशमलव की स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं 2 शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है x बराबर 22.0039। तो यहां पर कुल सार्थक अंक होंगे 6। चलिए आगे चलते हैं और नियम 3 पर ध्यान देते हैं, जिसके अनुसार यदि कोई संख्या 1 से छोटी है और वह दशमलव बिंदु से दाईं तरफ है, तो प्रथम शून्य के बाईं ओर के अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं।
चलिए इसके लिए भी हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है x बराबर 0.0039। तो यहां पर कुल सार्थक अंक हो जाएंगे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और नियम 4 पर ध्यान देते हैं। इसके अनुसार ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं होता, उनके शुरू के तथा अंतिम के 0 अंक सार्थक अंक नहीं होते। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है 0920000। इस पूरी संख्या में कुल सार्थक अंक होंगे 2। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा त्रुटि विश्लेषण। उसके बाद हमने जाना सार्थक अंकों के नियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे भौतिक राशियों की विमाएं। धन्यवाद। चलिए बच्चों, कक्षा 11वीं की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। तो अब हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों से किस तरह इंटरैक्ट करते हैं, बच्चों के सवालों का जवाब किस तरह देते हैं, और डॉक्टर कलाम के यानी मिसाइल मैन के उन जवाबों से, उन सवाल जवाब से हम कुछ अच्छी सीख लेंगे और हम उसे अपने भी जिंदगी में, अपने भी लाइफ में, अपने भी दिनचर्या में उसको अपनाएंगे। You're fantastic at mathematics. You're a fantastic scientist. But was it always your dream to also be the president of India? What is connected to the president of India and mathematics? That's the question. What's your question? My question is, even though you're a brilliant scientist, did you always want to be a president of India? Was it always a dream of yours to be a president? That's your question, right? Well, I had a teacher when I was a 10-year boy, 5th class I was studying. My science teacher name is Siva Subramania Ayya in Rameshwaram. One day he was teaching how birds fly. Okay? Birds, he went to blackboard, he put a picture of a bird with wings, tail, nose, and then explained how birds fly. The way he explained the bird flight, he also made me to have an aim in life, something to do with flight, okay? Something with flight science. Because of my teacher, I took physics. Then because of my teacher, I took aeronautical engineering. I became a rocket engineer. I became a space technology, started flying. Finally, I landed the president. Now I am a teacher. Previously, I was a teacher, okay? Last good question you are going to ask here. What class you are studying? 9th, sir. 9th? Yeah. What's your dream? My dream is to become an IFS officer. IAS officer. IFS. IFS. Tell me, as an IFS officer, what is your mission? What you want to achieve? So I want to represent my country, and I would like to show them, like people say US is great, Australia is great, London, UK is great. So I want to tell them that India has something. All these countries are... Beautiful, beautiful mission. What is the question? Sir, I would like to ask, many people have inspired in you in
your life, and you are one of my inspiring. What's the question? You got a good question, ask. It's coming. Good question you are asking. Yeah. I would like to ask you how you have How you are made? no, how to achieve our goals. Like How to achieve? Fantastic. How to achieve the goal? Now, in the beginning I said, must fly. Okay? 4 things you need. Number 1, you repeat with me, great aim in life. great aim in life. Number 2, continuously acquire the knowledge. Continuously acquire the knowledge. Number 3, hard work. Hard work, hard work. Number 4, perseverance. Perseverance. Perseverance means any problem will come when you are doing, but problem should not become our captain. You have to become the captain of the problem, defeat the problem and succeed. That's called perseverance. Okay? Perseverance. So if you have all these 4, you... नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि हम आज किस किस विषय पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम संकुलन क्षमता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संकुलन क्षमता से। कोई भी एक एकक कोशिका में परमाणु लगे होते हैं। हमने 3 तरह की एकक कोशिका के बारे में बात करी। तो उन एकक कोशिकाओं में कुछ परमाणु लगे हुए थे। हर किसी का अलग अलग संख्या थी परमाणुओं की। जैसे आपके सामने जो चित्र है, उस चित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ जगह परमाणु लगे हुए हैं, कुछ जगह अंदर घनीय के परमाणुओं से घिरी हुई है और कुछ जगह जो है खाली है। तो संकुलन क्षमता परमाणुओं के कब्जे वाले कुल स्थान का प्रतिशत होता है। जैसे आप सामने देख सकते हैं, एक एकक कोशिका है। उस एकक कोशिका में कुछ परमाणु लगे हुए हैं। तो उस एकक कोशिका के अंदर का जो क्षेत्र है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ स्थान परमाणुओं से घिरा हुआ है और कुछ स्थान खाली है। तो संकुलन क्षमता परमाणुओं के कब्जे वाले कुल स्थान का प्रतिशत होता है। अब बात करते हैं एकक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता के बारे में। जो सरल एकक कोशिका होती है, उसकी संकुलन क्षमता 52.36% होती है। अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता 68% होती है। वहीं फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता 74% होती है। ये सारी संकुलन क्षमताएं मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप याद कर लें। ये हो सकता है कि आपके जो इम्तिहान होंगे उसमें पूछी जाए। अब बात करते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। देखिए, इस संसार में कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है, कोई भी चीज़ पूरी तरह से सही नहीं है। हर चीज़ में कोई ना कोई कमियां हैं, कोई ना कोई खामियां हैं। ऐसे ही ठोसों में भी कुछ कमियां होती हैं जिन्हें हम अपूर्णताएं कहते हैं। तो जो ठोसों में अपूर्णताएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। पहला जो प्रकार है वो है बिंदु दोष और दूसरा जो प्रकार है वो है रेखीय दोष। बिंदु दोष हमेशा बिंदुओं में मौजूद होता है। वो किसी भी एक बिंदु में मौजूद हो सकता है, जहां की रेखीय दोष हमेशा एक पूरी रेखा में मौजूद होता है। तो ये 2 तरह के दोष हैं। हम बात करते हैं बिंदु दोष के प्रकारों के बारे में। तो बिंदु दोष के कुछ प्रकार होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले होते हैं स्टोचियोमेट्रिक दोष, दूसरा होता है अशुद्धता दोष, फिर उसके बाद आता है नॉन स्टोचियोमेट्रिक दोष। अब बात करते हैं स्टोचियोमेट्रिक दोष की। स्टोचियोमेट्रिक दोष कई प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है रिक्तिका दोष, दूसरा प्रकार जो है वो होता है अंतराकाशी दोष, तीसरा फ्रेंकल दोष और चौथा शॉटकी दोष। शुरू करते हैं रिक्तिका और अंतरकाशी दोष से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा ये एक ढांचा है किसी एक ठोस का,
इसमें से एक परमाणु गायब है, इसे कहते हैं हम रिक्तिका दोष। जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है कि रिक्तिका दोष में कुछ रिक्ति छूट जाती है, कुछ रिक्ति रह जाती है, तो इसीलिए उसका नाम रिक्तिका दोष कहा जाता है। उसके बाद अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में होता क्या है कि बाहर से कोई परमाणु आके या अंदर का ही एक परमाणु किसी दो परमाणुओं के बीच जो छोटी सी रिक्ति रह जाती है उसके बीच में घुस जाता है, उसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। तो ये रिक्तिका और अंतराकाशी दोष है। अब बात करते हैं फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल दोष जो है वो आयनिक ठोसों में मौजूद होता है। फ्रेंकल दोष में होता क्या है, एक ठोस के अंदर का ही एक परमाणु अपनी जगह छोड़ देता है और वो दो परमाणुओं के बीच में जो छोटी सी एक रिक्ति छूट जाती है उसके बीच में जाके घुस जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंकल दोष में रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष दोनों ही दिख रहे हैं। इससे एक और बात देखी जा सकती है कि यह दोष ठोस के घनत्व को नहीं बदलता, क्योंकि अंदर से ही एक परमाणु एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। बाहर से ना कोई परमाणु आ रहा है, ना अंदर से कोई परमाणु बाहर जा रहा है, तो यह ठोस के घनत्व को नहीं बदलता। यह दोष उन ठोस पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार के बीच बड़ा अंतर होता है। यह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात करते हैं शॉटकी दोष की। शॉटकी दोष क्या होता है? सबसे पहली चीज, यह आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है। शॉटकी दोष में होता क्या है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि रिक्ति पैदा होती है और दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में एक ठोस का घनत्व घटता है। आप देख सकते हैं जैसे कि धनायन और ऋणायन गायब हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा ठोस होता है उसका घनत्व कम हो जाता है। तो यह शॉटकी दोष है। अब बात करते हैं अशुद्धता दोष के बारे में। तो अशुद्धता दोष क्या होता है, जैसा कि आपको नाम बता रहा है, इसमें कुछ अशुद्धता आ जाती है हमारे ठोस में। जो अशुद्धता दोष होता है यह ठोस की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इसमें विद्युत उदासीनता नहीं बदलती है। अब ये कैसे पैदा होता है, जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हैं NaCl क्रिस्टल का चित्र। अब इसमें क्या हुआ, दो जगह से Na+ अपने स्थान को छोड़ के हट गया। अब जब दो NaCl हट गए तो जो हमारा ठोस है उसमें 2+ चार्ज आ गया। अब 2+ आने के कारण क्या हुआ, जो Sr2+ है उसने एक स्थान में कब्जा कर लिया। अब Sr2+ जैसे ही हमारे ठोस में घुसा तो उससे क्या हुआ, जो हमारा ठोस है उसमें जो चार्ज था वो चार्ज हट गया। तो इस कारण जो है अशुद्धता दोष पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है हमारा Na+ वो गायब है। यहाँ पर अशुद्धता दोष के कारण जो ठोस है उसका घनत्व कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि जो हमारा Na+ है वो अब हमारे ठोस में मौजूद नहीं है। तो यह था अशुद्धता दोष। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले हमने संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ी। मैं आप लोगों को ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप रसायन विज्ञान की NCERT भाग 1 से ये सब चीज़ें दोबारा से पढ़ लीजिए और अगली कक्षा में दोबारा से चीज़ें पढ़ के आइएगा, तभी आपको जो है चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इन सब विषयों पर कुछ सवाल भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, जिसमें आज हम जिन टॉपिक की बात करेंगे वो है आवेशों के बीच बल तथा कूलाम नियम की। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक आवेशों के बीच लगने वाले बल की। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि अलग अलग वैद्युत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं, जबकि एक समान आवेश एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश एक दूसरे पर फोर्स यानी बल लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो दोस्तों, बल के इस परिमाण को मापने का आइडिया सबसे पहले आया था फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम को, और उनके द्वारा किन्हीं दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले इस बल को मापने के नियम को कहा जाता है कूलाम नियम। दोस्तों, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि बल अनुक्रमानुपात Q1 गुणा Q2। इसके अलावा ठीक गुरुत्वाकर्षण बल के जैसे ही इस बल का परिमाण भी व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। यानी अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है तो बल व्युत्क्रमानुपाती होगा r की घात 2 के। अब अगर हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को साथ में लिखें तो बल के परिमाण F को लिखा जा सकता है अनुक्रमानुपात Q1 Q2 बटे r की घात 2। और अगर अनुक्रमानुपातिकता के चिन्ह को हटाया जाए तो F बराबर होगा K Q1 Q2 बटे r की घात 2 के। दोस्तों, यहाँ पर K को बोला जाता है आनुपातिकता स्थिरांक और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि होती है, यानी इसके परिमाण के साथ साथ इसकी एक निर्धारित दिशा भी होती है। और अगर हम माने कि यहाँ ये दो वैद्युत आवेश हैं जो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, लाल वाले आवेश को हम 1 से अंकित करते हैं और नीले वाले आवेश को 2 से। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, यानी आवेश 1 की वजह से आवेश 2 पर जो बल लग रहा है वो कुछ इस दिशा में होगा। दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं F21, यानी आवेश 2 पर आवेश 1 की वजह से लगने वाला बल। और ठीक इसी तरह आवेश 1 पर आवेश 2 की वजह से लगने वाला बल कुछ इस तरह से होगा और इसे लिखा जा सकता है F12, यानी आवेश 1 पर आवेश 2 की वजह से लगने वाला बल। अब दोस्तों, कूलाम नियम के अनुसार इन दोनों ही बलों का परिमाण होगा एक समान और जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटे r की घात 2। दोस्तों, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी निर्वात की पारगम्यता, और इसका मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 12 कूलम की घात 2 प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इस मान को रखकर हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जो होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के बराबर। आइए अब इसी नियम पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। क्वेश्चन है,
5 माइक्रोकूलम आवेश के 2 कणों को 1 मीटर लंबे विद्युत रोधी तार से जोड़ा जाता है तथा इस निकाय को एक चिकनी सतह वाली मेज पर रखा जाता है। तार में उत्पन्न होने वाले खिंचाव की गणना करें। यानी 2 कण जिनका आवेश 5-5 माइक्रोकूलम है, किसी 1 मीटर लंबे विद्युत रोधी तार से जुड़े हैं। दोस्तों, तार विद्युत रोधी होने की वजह से यहाँ आवेश एक कण से दूसरे कण पर स्थानांतरित नहीं होगा। इसके अलावा ये पूरा निकाय एक चिकनी सतह वाली मेज पर रखा है, जिससे किसी भी तरह की मूवमेंट को हम देख सकें। अब हमें निकालना है इस तार में उत्पन्न होने वाला खिंचाव। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये खिंचाव आखिर होगा क्यों, और इसे समझने के लिए हम देखते हैं इस मेज का टॉप व्यू। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि 2 समान आवेश करते हैं एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित, यानी ये दोनों आवेश एक दूसरे पर लगाएंगे बल एक दूसरे के विरुद्ध कुछ इस दिशा में, जिसकी वजह से तार में होगा खिंचाव। और दोस्तों, यहाँ पर जो क्वांटिटीज हमें दी गई है वो है Q1 बराबर Q2 बराबर 5 माइक्रो, या यूं कहें कि 5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 6 कूलम, और R बराबर है 1 मीटर के। अब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये खिंचाव होगा कणों पर लगने वाले बल के ही बराबर, यानी T बराबर F, और कूलम नियम से हम निकाल सकते हैं F, जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R की घात 2 के। अब यहाँ पर हम Q1 Q2 और R का मान रखकर इसे हल करें तो F आता है 0.225 न्यूटन, यानी तार में उत्पन्न खिंचाव था 0.225 न्यूटन। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में बताए गए टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। हमारे आज के इस वीडियो में हमने बात की आवेशों के बीच लगने वाले बल की, जिसके परिमाण को मापने के लिए एक नियम दिया था फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम ने, और जिसे कहा जाता है कूलम नियम, जिसे हमने इस वीडियो में समझा था। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी पाठ के 2 अन्य विषय वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हों उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में ये भी बोला गया था
कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिएगा। अब आप इन सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और आप हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल नोट कीजिए biharunnyan@gmail.com। आप इस एपिसोड का पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं इसी चैनल पर संध्या 4:05 से 5 बजे तक, और ये एपिसोड आज 1 बजे के बाद YouTube पर भी आ जाएगा। तो आप YouTube पर भी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय सर्च करके इकोवेशन के चैनल पर अपलोड की गई वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में। इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय दोस्तों।